Now, today we will discuss about marks wise distribution class plus वन पार्ट नंबर बी पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं चैप्टर नंबर आपके पास जो है वन का है, पॉलिटिकल थ्योरी है आपके पास लगी हुई, लेकिन यहाँ पे दो चीजें हम पढ़ने वाले होते हैं। कुछ हमारे पास क्या पॉलिटिकल थ्योरी है, कुछ पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो क्लास प्लस वन आपके पास है और बेसिक चीजें यहाँ पे लगी हुई है। तो इसके साथ साथ जो मोस्ट रेलिवेंट क्वेश्चन है वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट चैप्टर का नाम है आपके पास है पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शंस। ठीक है, तो जो आपका चैप्टर मार्क्स वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, तो आपके पास नंबर वन पे देखने को मिलता है। नंबर वन आपके क्या है कि यहाँ पर 2 MCQ और 2 मार्क्स के लिए आपका क्वेश्चन डायरेक्ट आने वाला है। तो आपके लिए यहाँ से 100% जो आपके पास क्वेश्चन आएगा वो आपका कौन सा क्वेश्चन आने वाला, व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिटिकल थ्योरी। तो पॉलिटिकल थ्योरी मतलब राजनीतिक सिद्धांत से आपका क्या अभिप्राय है, जो हमने अभी पढ़ा। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे ध्यान रखना। दूसरा आपका क्या क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज मीन बाय पॉलिटिक्स। ठीक है, पॉलिटिक्स राजनीति से आपका क्या अभिप्राय है। ठीक है, तो ये चीजें आपने यहाँ पे ध्यान रखना और यही 2 आपके मोस्ट रेलिवेंट क्वेश्चन है जो यहाँ से आपके बनने वाले हैं। इसके अलावा आपके यहाँ से जो क्वेश्चन बनने वाले हैं वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है यहाँ से आपके बनने वाले हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम नेचर एंड स्कोप्स की बात करते हैं तो नेचर एंड स्कोप्स जो इंडियन पॉलिटिकल थ्योरी के वो 3 पार्ट्स में देखने को मिलते हैं। 3 पार्ट्स में डिवाइडेशन इनका देखने को मिलता है। फर्स्ट पार्ट आपका क्या है, जो प्रेजेंट पार्ट है। प्रेजेंट पार्ट में किस तरह से ये जो आपके क्या होते हैं, पॉलिटिकल थ्योरी है या पॉलिटिकल नीड्स है, पॉलिटिकली जो इंस्टीट्यूशंस है वो किस प्रकार से रन कर रहे हैं। सेकंड थिंग आपका कौन सा था, जो आपके पास पास्ट में किस तरह से आपके पॉलिटिकल थ्योरी और पॉलिटिकल का जो आपके क्या कॉन्सेप्ट्स है वो देखने को मिलते हैं। क्योंकि अगर पॉलिटिकल की बात करते हैं, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश्ड हो गए थे, जैसे आपने देखा होगा लीग ऑफ नेशन हमारे पास था, या फिर यूएनओ की अगर हम बात करते हैं तो यूएनओ भी प्रॉपरली वर्ल्ड लेवल पे क्या पीस मेंटेन करने में सक्सेसफुली नहीं है। तो इसके पीछे क्या क्या चीजें है, तो यहाँ पर अलग अलग लॉजिकल थ्योरी, लॉजिकल कॉन्सेप्ट, लॉजिकल आइटम्स यहाँ पे बात की जाती है। जैसे हमारे पास फर्स्टली जो आपके कॉन्सेप्ट्स है, कॉन्सेप्ट्स में जैसे हम बात करते हैं लिबर्टी, हमारे पास कॉन्सेप्ट बात करते हैं इक्वलिटी, कॉन्सेप्ट हम बात करते हैं जस्टिस, राइट, है ना। तो ये सब चीजें अलग अलग टाइप्स में यहाँ पे देखने वाले हैं, अलग अलग जगह हम इसको यहाँ पे समझने वाले हैं और मोस्ट रेलिवेंट क्वेश्चंस क्या क्या चीजें है ना। सेकंड जो आपका क्या था, थर्ड जो आपका कॉन्सेप्ट है वो कौन सा आएगा, फ्यूचर। कि फ्यूचर को आप किस डायमेंशन में देख के चल रहे हैं। जैसे आप क्या करते हैं, किसी भी चीज को देखकर या किसी भी चीज की जब प्रेजेंट हम क्या करते हैं, करंट स्टडी करते हैं, तो करंट स्टडी के बाद से हम इसमें क्या है, करंट और जो आपका पास्ट इवेंट्स होते हैं उसको जब हम स्टडी करते हैं तो आप फ्यूचर के लिए हम क्या है, एक इमेजिनेट करते हैं, एक इमेजिनेशन लगाते हैं कि हाँ फ्यूचर में हमारे पास या हमारी सोसाइटी में इस तरह की घटनाएं, इस तरह की चीज जो है घटित होने वाली है। तो ये 3 स्कोप से हमारे को देखने को मिलते हैं और 3 पार्ट्स में यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे मोस्ट रेलिवेंट क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर जो आपका क्या होता है प्लेस होता है, वहां की गवर्नमेंट का हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। तो ये स्कोप्स में देखने को मिलता है और यहाँ से आपका मोस्ट रेलिवेंट जो आपके क्या क्वेश्चंस है वो भी यहाँ से आपके बनने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा अप्रोचेस की अगर हम बात करते हैं तो पॉलिटिकल अप्रोच जो हमारे पास होती है, क्या 2 टाइप्स की अप्रोच देखने को मिलती है। एक आपके पास क्या होती है, ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या बात करती है, मतलब परंपरागत, जो रूढ़िवादिता को आगे बढ़ाती है, रूढ़िवादिता को बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे पास बहुत बड़ा मिथ होता है कि अगर बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो इसका मतलब है कि आपका आज का दिन अशुभ होगा, है ना। तो ये क्या एक ट्रेडिशन बना हुआ है, एक मिथ बना हुआ है काफी पहले से। लेकिन इसके अलावा दूसरा हमारे पास जो क्या होता है, ट्रेडिशन होता है, वो कौन सा है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखने को मिला, मॉडर्न ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग टू साइंस, अकॉर्डिंग टू न्यू इनोवेशन, उसके अकॉर्डिंग हम इसको क्या करते हैं, डाइवर्सिफाई करते हैं, उसको क्लियर करते हैं, उसको उसमें हम बहुत सारी चेंजेस जो है वो देखने को मिलती है। तो ये सब चीजें हमारे पास क्या है, इसमें देखने को मिलती है चैप्टर नंबर 1 में। तो यहाँ पे ये आपने थोड़ा सा देख लेना है, ठीक है, और ये सब चीजें आपकी चैप्टर नंबर 1 से देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आपने यहाँ पे जो क्वेश्चन है, मोस्ट रेलिवेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के लिए आपका आ सकता है। तो आपने ध्यान रखना, राजनीति शक्ति का अध्ययन है, व्याख्या करें। पॉलिटिक्स इज द स्टडी ऑफ पावर। अब देखो, पॉलिटिक्स इज द स्टडी ऑफ पावर की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या चीजें देखने को मिलता है, जो पॉलिटिक्स है वो मैक्सिमम टाइम जितने भी हम स्टडी करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं चीजें हम क्या चीजें देखते हैं, गवर्नमेंट के डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन देखते हैं, या फिर गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर है वो देखते हैं। जैसे कहीं पे आपकी क्या देखने को मिलता है, एनार्किज्म, कहीं पे डेमोक्रेसी, कहीं पे आपका अलग एरिस्टोक्रेसी। तो डिफरेंट टाइप के जिस अकॉर्डिंग आपके पास क्या होगा, गवर्नमेंट होगी। लेकिन एक चीज यहाँ पे क्लियर होता है कि जो भी आपकी पॉलिटिक्स होती है वो
दो लोगों के बीच की जाती है। एक हमारे पास क्या होता है, शोषित करता, और एक हमारे पास जो शोषित हो रहा है, मतलब एलिट क्लास एंड जनरल क्लास। एलिट क्लास कौन से होते हैं, जो अभिजन वर्ग होते हैं, कुछ ही लोग होते हैं, चाहे जो मर्जी गवर्नमेंट का मतलब फॉर्म देखने को मिलेगा, लेकिन वहां पे क्या होती है, जो पावर जो सम पीपल्स के पास में होती है, कुछ लोगों के पास में होती है। इसके अलावा जो आपके क्या शोषित होते हैं वो बहुत सारे लोग होते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, कहीं ना कहीं पावर का कॉन्सेप्ट ये देखने को मिलता है, और इस पर अलग अलग थिंकर्स, अलग अलग राइटर्स, अलग अलग डेफिनेशंस, अलग अलग पार्ट्स इसके जो है क्लियर करते हैं। तो इसको भी हम जब पावर पढ़े, इसका आई थिंक चैप्टर पे आपके लिए कट है आपका जो आपका क्या है पावर, अदरवाइज इसका अलग से एक चैप्टर है हमारे पास, लेकिन वो कट किया गया है। ठीक है, तो ये चीजें आपने यहाँ पे क्या है ध्यान रख लेना। ये आपका क्या है मतलब एमसीक्यू वगैरह में आपको पूछ सकता है, कितने कॉन्सेप्ट है, कितनी अप्रोचेस है, कौन सी अप्रोचेस क्या बात करती है ना। तो इस तरह से आपका क्या एमसीक्यू यहाँ पे बनने वाले हैं। चैप्टर नंबर 2 लिबर्टी, मोस्ट रेलिवेंट फ्रीडम। ठीक है, फ्रीडम या लिबर्टी, लिबर्टी भी इसी को बोलते हैं। ठीक है, लिबर्टी और फ्रीडम सेम चीज है, सेम वर्ड है, थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, लिबर जो आपका क्या यूनानी वर्ड है उससे मिलके बना हुआ आपका, लिबर का मतलब होता है फ्री, आजाद होना। ठीक है, तो ये चीजें आपने ध्यान रखना, तभी इस चैप्टर का नाम भी क्या है, लिबर्टी या फिर फ्रीडम इसको बोलते हैं, स्वतंत्रता इसको हिंदी में बोलते हैं। तो ये आपने यहाँ पे क्या है ध्यान रखना। तो यहाँ से डायरेक्ट 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो मोस्ट रेलिवेंट है आपके पास, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिबर्टी, मतलब स्वतंत्रता की विशेषताएं। तो स्वतंत्रता की क्या क्या विशेषताएं होती है, तो ये आपने देख लेना, क्योंकि 5 मार्क्स के लिए तो और मोस्ट रेलेवेंट ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इसके लिए आपने जो है ये क्वेश्चन पढ़ के जाना, अच्छे से देख के जाना है। तो जो आपकी पहली आपकी क्या है विशेषता वो देखने को मिलेगी, स्वतंत्रता सभी के लिए सम्मान। अब यहाँ पे जो भी राइटर्स है, जो भी आपकी पॉलिटिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग है, वो ये भी कॉन्सेप्ट किया गया है, ये भी चीज क्लियर की गई है, जो आपकी क्या होगी लिबर्टी होगी, जो आपकी स्वतंत्रता होगी, वो जो आपकी आजादी होगी, वो सभी के लिए सम्मान होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई किसी से ऊपर है, कोई किसी से नीचे है, लेकिन ये चीजें आपकी जरूर होनी चाहिए। जो हमारे पास क्या होते हैं, कुछ एलिट ग्रुप्स होते हैं, कुछ बहुत ज्यादा अमीर लोग होते हैं, उनको या उनके स्थान पे जो हमारे पास बहुत ज्यादा गरीब लोग होते हैं, बहुत निम्न तबके के लोग होते हैं, उनके लिए कुछ आरक्षण का प्रावधान किया जाए, और आरक्षण के माध्यम से उनको क्या है सभी को समान स्तर तक आगे बढ़ाया जाए, समान स्तर तक आगे लाया जाए। जैसे हम बात करते हैं, तो जब भी हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो उस समय 10 साल के लिए प्रोविजन किया गया था, जो भी हमारे पास SC/ST होते हैं उनके लिए 10 ईयर के लिए क्या है रिजर्वेशन लाया जाए, ताकि वो भी जो है हमारी सोसाइटी में क्या हो जाए, सभी लोगों के इक्वल आ पाए। लेकिन सिचुएशन कुछ ज्यादा क्रिटिकल होते गए, बिगड़ते गए, तो ये रिजर्वेशन आपने देखा होगा प्रेजेंट टाइम तक, और आगे भी 2030 तक एक्सटेंड किया गया है। जो आपका 2030 तक है उसमें 4 कैटेगरीज इसमें बात की गई है। एक रिजर्वेशन किसके लिए बात करता है, SC, दूसरा ST, तीसरा OBC, और फोर्थ हमारे पास क्या था वुमेन क्लास, है ना, मतलब महिलाओं के लिए। तो ये रिजर्वेशन अलग अलग टाइप्स में हमें देखने को मिलता है। तो यही बात करता है कि जो क्या स्वतंत्रता वो सभी के लिए क्या होनी चाहिए, सम्मान होनी चाहिए। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी विशेषता है। दूसरी की अगर हम बात करते हैं, तो दूसरा क्या है, स्वतंत्रता समाज में ही संभव है। अगर हम बात करते हैं जो आपकी स्वतंत्रता वो समाज में ही संभव है, मतलब लिबर्टी इज अटेंटेबल ओनली द सोसाइटी, मतलब जो आपकी क्या होती है स्वतंत्रता, वो हमारे समाज में ही क्या उत्पन्न हो सकती है, समाज में ही खत्म हो सकती है। क्योंकि आपने देखा होगा, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हमारे समाजों में अनुच्छेद नंबर 17 जिसमें छुआछूत की आप बात की गई, समाप्ति की बात की गई है ना, अस्पृश्यता की मनाही की बात की गई, तो वहां पे हम देखते हैं जो हमारे पास क्या होती है छुआछूत, जो हमारे समाज में पहले हुआ करता था, लेकिन वर्तमान समय में काफी सारे समाजों में ये क्या है खत्म हो चुका है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जड़ें इसकी अभी भी जीवित रही है। जो हमारे पास क्या होते हैं निम्न जाति के लोग होते हैं, उनके बीच में ये चीजें देखने को मिलती है उच्च जातियों के द्वारा। तो क्या है, ये जो आपकी क्या होती है, ये भी एक अपने आप में क्या है स्वतंत्रता नहीं है। क्यों, क्योंकि उसको जो भी आपके पास पर्सन होगा उसको क्या है मेंटली और फिजिकली दोनों तौर पे, दोनों तरीकों से क्या किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है। इसी के अलावा आपने देखा होगा वुमेन्स एंड मेंस, है ना, तो महिलाओं को भी क्या है पुरुषों से कम माना जाता है। तो ये अलग अलग मिथ्स है, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स है, जो सोसाइटी में कहीं ना कहीं क्या है डेवलप्ड हुए हैं। इन सब चीजों के लिए क्या है सोसाइटी के द्वारा ये सारे ट्रेडिशंस बनाए, सारे ट्रेडिशन को क्या है खत्म भी किया जा सकता है। थर्ड पॉइंट आपने जो मोस्ट रेलिवेंट है, स्वतंत्रता केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं है, लिबर्टी नॉट
restrict to an individual alone। तो अगर हम बात करते हैं स्वतंत्रता या समानता, तो ये सिर्फ एक व्यक्ति तक जो है वो क्या है, सीमित नहीं है। मतलब अगर हम एक व्यक्ति को किसी भी समाज के किसी भी वर्ग के अगर एक व्यक्ति को हम स्वतंत्रता दे दे, तो इससे ये नहीं कि हमारी पूरी सोसाइटी, पूरा समाज, पूरा वर्ग क्या हो जाएगा, स्वतंत्र हो जाएगा। ये सभी क्या है, सभी के लिए दी जानी चाहिए, सभी वर्ग के लिए ये क्या है, संभव होना चाहिए। तो ऐसे भी यहाँ पे क्या है, ये भी अपने आप में यहाँ पे क्या है, विशेषता की बात करता है। तीसरा और नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे जो बताया हुआ, स्वतंत्रता उत्तरदायित्व के बिना निर्मूल है। स्वतंत्रता उत्तरदायित्व के बिना निर्मूल है। लिबर्टी इम्प्लाइज रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो अगर हम बात करते हैं, जो हमारे पास यहाँ पे राइटर भी आई थिंक ये हो गए, रोडी का मत है, तो वो बताता है कि जो आपकी क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो इम्प्लाइड रिस्पॉन्सिबल्स होती है लिबर्टी। मतलब क्या बता रहा है कि जो स्वतंत्रता है उत्तरदायित्व के प्रति निर्मूल होती है। निर्मूल का मतलब है अगर हम एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे, एक दूसरे के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, तो उस केस में भी हमारे पास कभी भी स्वतंत्रता और कानून, लिबर्टी एंड लॉ। जब भी हम बात करते हैं लिबर्टी एंड लॉ, तो आपने देखा होगा जैसे हम बात करते हैं डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं आपका क्या देखने को मिलता है, भेड़ तंत्र देखने को मिलता है। तो जब भी हम भेड़ तंत्र की बात करते हैं, भेड़ राज्य की बात करते हैं, तो वहां पर क्या है, कहीं ना कहीं कानूनी तक सीमित ये चीजें देखने को मिलती है। बहुत सारी चीजें हमारी आज भी ऐसी है जो सिर्फ कानूनी किताबों में लिखी हुई है, और इसके अलावा जो हमारे क्या समाज में वो पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही है। तो ये आपने यहाँ पे क्या है ध्यान रख लेना। तो ये कुछ मेन फीचर्स थे इन जो आपकी क्या होती है लिबर्टी का कॉन्सेप्ट, यानी कि जब हम स्वतंत्रता के सिद्धांत की बात करते हैं, तो वहां पे ये हमारे पास मूलभूत क्या है विशेषताएं जो हमने अभी पढ़ी। इसके अलावा आपने इस पॉइंट में या इसी क्वेश्चन के साथ में स्टार्टिंग में क्या ऐड कर देना है, अपनी एक डेफिनेशन ऐड कर देनी है। डेफिनेशन ऐड करेंगे तो उसमें आपने ध्यान रखना है, जैसे स्वतंत्रता से क्या अभिप्राय, स्वतंत्रता की क्या परिभाषा, तो इसमें आपने देख लेना जैसे टी.एच. ग्रीन है, लास्की है, इसके अलावा अलग अलग जो आपके क्या है कुछ थिंकर्स है, तो उन्होंने अलग अलग टाइप्स की क्या है डेफिनेशन यहाँ पे बताई हुई है। तो 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन मोस्ट रेलिवेंट है। सेकंड क्वेश्चन आपके लिए 5 मार्क्स का जो यहाँ से बन सकता है, स्वतंत्रता के प्रकारों का वर्णन करें। अब क्वेश्चन कोई भी आ जाए, इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, तो आपकी क्या है जो आपकी क्या होती है डेफिनेशन है, वो सभी क्वेश्चन में मैंडेटरी रहेगी, है ना। मतलब काइंड्स ऑफ लिबर्टी एंड टाइप्स ऑफ लिबर्टी, है ना। टाइप्स एंड काइंड्स अगर आपसे पूछा जाए तो किस किस प्रकार की या किस किस टाइप्स की आपके पास जो है, या आपसे फॉर्म्स भी पूछ सकता है, रूप भी पूछ सकता है, तो सेम चीज है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राकृतिक स्वतंत्रता। प्राकृतिक स्वतंत्रता की अगर हम बात करते हैं, तो आपने देखा होगा भगवान ने जो प्रकृति के द्वारा हमें क्या दी गई, स्वतंत्रता दी गई, वो अपने आप में स्वतंत्र है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि भगवान ने किसी को लंबा, किसी को छोटा, किसी को गोरा, किसी को काला, किसी को स्वरूपी, किसी को बदरूपी बनाया हुआ है। तो ये सब क्या है, प्रकृति के द्वारा हमें क्या है स्वतंत्रता दी गई। क्यों? क्योंकि ये प्रकृति के द्वारा दी गई हमें एक क्या है मतलब हम कह सकते हैं प्रॉपर्टी, या हमारे पास क्या है संसाधन है, इसका क्या करना, हमें संरक्षण करना है, इसका स्वरूप को इसको बनाए रखना है। तो ये सब चीजें यहाँ पे क्या है प्राकृतिक स्वतंत्रता। दूसरे पक्ष में अगर हम इसको समझे, तो जो चीजें हमें प्रकृति के द्वारा मिलती है, प्राकृतिक रूप से मिलती है, जितना अधिकार एक अमीर लोग का, उतना अधिकार एक गरीब लोग का है। जैसे आपने देखा होगा वायु जो हमारे पास क्या होती है, ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन में जितना राइट, जितना अधिकार किसका, एक अमीर लोग का, उतना ही अधिकार आपका भी देखने को मिलता है, यानी कि हमारा भी देखने को मिलता है। तो ये स्वरूप यहाँ पे जो क्या है प्राकृतिक स्वतंत्रता, इसमें हम कह सकते हैं। दूसरी कौन सी होती है, नागरिक स्वतंत्रता, सिटीजन जो आपकी क्या होती है लिबर्टी। सिटीजन लिबर्टी की जब भी हम बात करते हैं, तो ये किसी पर्टिकुलर स्टेट के द्वारा जो क्या होते हैं, एक सिटीजन होते हैं। तो ये क्या है, नागरिक स्वतंत्रता किसी भी राज्य के द्वारा दी जाती है कि आप कितने स्वतंत्र किस हद तक है। जैसे हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आपके पास क्या है फंडामेंटल राइट्स है, उसमें क्या है डिफरेंट टाइप्स की आपको क्या है जो स्वतंत्रताएं, डिफरेंट टाइप्स के आपके जो क्या है अधिकार है वो दिए गए हैं। और स्पेशली अंडर आर्टिकल 19, 21, 22 में जो क्या है राइट टू फ्रीडम, राइट टू लिबर्टी की बात की गई है, वहां पर एक्सप्लेनेशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो सेकंड टाइप ये देखने को मिल गया हमारे पास। तीसरा है राजनैतिक स्वतंत्रता, पॉलिटिकल लिबर्टी। पॉलिटिकल लिबर्टी की अगर हम बात करते हैं, तो जिस प्रकार से हमें क्या मत देने का अधिकार है, ठीक उसी प्रकार से हमें जो है किसका अधिकार है, तो चुनाव लड़ने का भी अधिकार है, जो हमें क्या है अपने स्वरूप से या राजनीतिक दलों के माध्यम से हम क्या है इसको गेन कर सकते हैं, इसमें आगे बढ़ सकते हैं। क्या आएगा लिबर्टी, है ना। आर्थिक स्वतंत्रता। अब आर्थिक स्वतंत्रता की अगर हम बात करते हैं, तो जो हमारे पास क्या है
प्रकृति के द्वारा नियमित संसाधन दिए गए हैं, उन्हें प्राप्त करने का हमें भी इतना ही अधिकार है जितना ही कुछ वर्ग का है। तो ये इस पे भी क्या है, समान रूप से सभी के लिए क्या है, समान क्या होते हैं, अधिकार होते हैं। ठीक है, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता की जब भी हम बात करते हैं, इकोनॉमिक जो आपकी क्या होती है, लिबर्टी है, इसकी जब भी हम बात करते हैं तो इसके लिए हमें क्या है, जितना हमारा क्या बनता है, राइट बनती है, उतना ही हमारे क्या है, एक ड्यूटी होती है। मतलब कोई चीज अगर हम क्या करते हैं, गेन करना चाहते हैं तो उसको प्रोटेक्ट करना हमारी क्या है, ड्यूटी है। अब हम ऐसा नहीं करेंगे, कोई भी चीज हम उसको गेन करेंगे, गेन करने के बाद उसको क्या है, खत्म करेंगे, डिसॉल्व करेंगे, है ना, या कोलैप्स करेंगे, तोड़ फोड़ उसकी करेंगे, नष्ट करेंगे। तो ये ऐसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि इस समाज के लिए इस समाज के लिए नेक्स्ट हमारे पास आएगा इंडिविजुअल लिबर्टी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता हमारे पास इसको हम क्या बोलते हैं, निजी स्वतंत्रता भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति के द्वारा, एक व्यक्ति के मत के अनुसार जो आपके क्या मिलती है, स्वतंत्रता मिलती है, जो आपके पास एक क्या होती है, मतलब सोच होती है, उसके अकॉर्डिंग आप इस पे क्या है, काम कर सकते हैं और इस पे अपना नियमित स्वरूप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे ध्यान रखना। अगला है नैतिक स्वतंत्रता, मोरल लिबर्टी। मोरल लिबर्टी की अगर हम बात करते हैं तो जो आपके पास क्या होते हैं, नैतिक स्वतंत्रता की जब हम बात करते हैं कि हमारे पास क्या होते हैं, हमारी सोसाइटी जो एक सिविलाइज सोसाइटी होती है, सिविलाइज सोसाइटी के द्वारा हमारे पास क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मोरल्स दिए जाते हैं और उस मोरल्स को अलग अलग स्वरूपों में हम क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं और अलग अलग स्वरूप में अडॉप्ट करने के बाद उसको क्या है, इम्प्लीमेंट भी करते हैं। अर्थात मोरलिटी की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारी स्वतंत्रता है कि हम अपने से बड़ों का क्या करें, आदर करें। ठीक है, अगर हम अपने से बड़ों का आदर नहीं करेंगे तो वो हमें टोकेंगे, और हमें टोकने का मतलब क्या है, एक सिविलाइज पीपल बनाने का, सिविलाइज नागरिक बनाने का उनका क्या बनता है, अधिकार भी बनता है। तो इस स्वरूप को भी हमने क्या है, अपनाना होता है और इस स्वरूप को भी हमने देखना क्या है, रिलीजियस फ्रीडम, है ना, मतलब धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता से अभिप्राय है कि हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, हमें किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। अगर मैं एक हिंदू हूं तो मुझे ये मेरा सोसाइटी या मेरा समाज में ये मेरी स्वतंत्रता, अगर मैं चाहूँ तो मैं अपना ईसाई धर्म अपना सकता हूँ, मैं मुस्लिम धर्म अपना सकता हूँ, और अगर मैं मुस्लिम हूँ तो मैं हिंदू धर्म अपना सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये मेरी इंडिविजुअल या पर्सनल या फिर व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। ठीक है, तो ये स्वरूप को भी आपने ध्यान रखना। और इसी के साथ साथ अगर मैं एक हिंदू हूं तो मैं किसी भी जो आपका क्या होगा, मुस्लिम या इस्लामिक जो भी आपका क्या होगा, फंक्शन होगा, उसमें मैं जा सकता हूँ, उसके धर्म का या उनके धर्म का मैं क्या है, सम्मान कर सकता हूँ। इसी के साथ जब भी किसी के द्वारा या हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में, हिंदू समाज या हिंदू सोसाइटी में कोई भी कल्चर या कोई भी फंक्शन आपका होता है तो मुस्लिम संप्रदाय के द्वारा भी उसके क्या है, उस फंक्शन में प्रतिभागी होने का क्या एक अधिकार है। ठीक है, तो ये क्या आती है, कहीं ना कहीं रिलीजियस। और लास्ट हमारे पास आती है नेशनल लिबर्टी। ठीक है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता। राष्ट्रीय स्वतंत्रता से अभिप्राय कि बहुत सारे राइट्स इस तरह के हमारे पास देखने को मिलते हैं जो एक पर्टिकुलर स्टेट के द्वारा, एक पर्टिकुलर नेशन के द्वारा हमारे ऊपर थोपे जाते हैं, हमारे लिए दिए जाते हैं। जैसे आप सबने पढ़ा होगा कि आत्महत्या करना एक क्या है, गुनाह है। क्यों? क्योंकि अंडर आर्टिकल नंबर 19 में जो आपके पास क्या है, राइट टू लिबर्टी की जब हम बात करते हैं, या अंडर आर्टिकल 21 में क्या है, जीवन जीने का अधिकार की वहां पे हम बात करते हैं। लेकिन वहां पे एक्सेप्शन में ये भी लिखा है कि आपको ये स्वतंत्रता नहीं है कि आप अपने जीवन को नष्ट कर सके। अगर आप किसी भी केस में आप कोई फांसी लगा रहे, कोई मर्डर कर रहे, कोई अन्य कोई ऐसी चीजें कर रहे हैं जिससे आप अपने प्राणों को क्या कर रहे हैं, क्षति पहुंचा रहे, तो उस केस में क्या है, हमारे कोर्ट के द्वारा हमें क्या है, सजा दी जाती है, सजा दिलवाई जाती है। क्यों? क्योंकि ये एक प्राकृतिक स्वरूप या प्राकृतिक स्वरूप में हमें क्या है, जीवन मिला हुआ है और इसको हम प्राकृतिक स्वरूप से क्या है, नष्ट नहीं कर सकते जब तक हमारे पास क्या है, अपने पास पूर्ण क्षमता होती है। ठीक है, तो ये कुछ मोस्ट रेलिवेंट ये इस तरह के जो क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं, ये किसके, नेशनल फ्रीडम के द्वारा या एक पर्टिकुलर नेशन के द्वारा थोपे जाते हैं, दिए जाते हैं। तो ये कुछ टाइप्स थे जो हमने पढ़े किसके, फ्रीडम के। तो ये मोस्ट रेलिवेंट 2 क्वेश्चंस हैं जो आपके इस चैप्टर से बनने वाले हैं। और थर्ड क्वेश्चन आपने थोड़ा सा रेफरेंस में देख लेना है कि स्वतंत्रता का संरक्षण, सेफगार्ड या फिर गारंटी ऑफ लिबर्टी, कि अगर आपकी जो स्वतंत्रता है उसको नष्ट किया जा रहा है या उस पे कोई अन्य चीजें देखने को मिल रही है तो उसको आप सेफ गार्ड कैसे करोगे, उनको कैसे आप सुरक्षित करोगे, कैसे उस चीज को आप प्रोटेक्ट करने वाले हैं। तो ये भी आपने यहाँ से आपके लिए क्या है, क्वेश्चन बन सकता है। तो इसके लिए अलग अलग टाइप से बताया गया है कि आप सेफ कैसे करोगे। फर्स्ट आपके पास क्या होता है, प्रजातंत्र यानी कि लोकतंत्र, डेमोक्रेसी,
मतलब जो पब्लिक ओपिनियन होता है, डेमोक्रेटिक ओपिनियन होता है, उसके रिगार्डिंग हम क्या है, खुद की जो क्या होती है लिबर्टी होती है उसको हम सेव कर सकते हैं। दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के द्वारा हम अपने जो क्या होती है स्वतंत्रता उसको क्या कर सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं। सत्ता का विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स, ठीक है, तो ये डिसेंट्रलाइजेशन पावर के माध्यम से या सत्ता का विकेंद्रीकरण के माध्यम से हम क्या है अपने जो अधिकार है, अपनी जो क्या होती है स्वतंत्रता उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, स्वतंत्र न्यायपालिका, इंडिपेंडेंट ज्यूडिशरी, इंडिपेंडेंट ज्यूडिशरी के माध्यम से हम इनको क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, इसको हम बचा कर रख सकते हैं। और नेक्स्ट आपके पास क्या है, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, तो ये बात आपने ध्यान रखना है, रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन, सेपरेशन ऑफ पावर्स, जागरूकता मतलब विजिलेंस, है ना, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, आर्थिक सुरक्षा, स्वतंत्र लोकमत मतलब फ्री पब्लिक ओपिनियन। तो बहुत सारे टाइप्स है जिससे हम अपनी क्या है खुद की स्वतंत्रता को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन में से आपका एक क्वेश्चन डेफिनेट है कि आएगा, और ये आपने इन तीनों क्वेश्चंस को इस चैप्टर से अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि यहाँ से 5 नंबर के आपके पास 1 क्वेश्चन आपके पास क्या है आने वाला है, और मोस्ट रेलिवेंट चैप्टर ये हमारे पास होने वाला है, क्योंकि 5 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन आपका डायरेक्ट आने वाला है। ठीक है, चलो फिर अगला चलते हैं चैप्टर नंबर 3 पे। चैप्टर नंबर 3 की जब भी हम बात करते हैं तो चैप्टर नंबर 3 पे बात की गई है आपकी किसकी, इक्वालिटी, समानता। चैप्टर नंबर 3 में किसकी बात की गई है, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी। कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी से आपके पास 5 मार्क्स के लिए आ रहा है, 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए एंड 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए यहाँ से आ रहा है। तो 2 मार्क्स के लिए आपके पास क्वेश्चन कौन कौन सा आएगा, तो ये मोस्ट रेलिवेंट क्वेश्चन है। पहला तो आपके पास क्या आ जाएगा, परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी, ठीक है। और डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी जब भी आप करोगे तो एक तो आपने अपनी प्रेफरेंस में डेफिनेशन लिखनी है, दूसरी डेफिनेशन आपकी किसकी होनी चाहिए, राइटर के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, क्योंकि तभी आपको एक अच्छा क्या मिल जाएगा, मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ से जो आपका मोस्ट रेलिवेंट है वो बनने वाला क्या है, समानता की विशेषताएं, फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्वालिटी। तो समानता की क्या क्या विशेषताएं हैं, है ना, तो ये भी आपने यहाँ पे क्या है ध्यान रख लेना है, क्योंकि ये भी आपका क्या है मोस्ट रेलिवेंट क्वेश्चन यहाँ से बनने वाला है। तो इसको भी आपने अच्छे से जो है वो देख लेना है, ठीक है। इसके बाद सेकंड जो मोस्ट रेलेवेंट क्वेश्चन यहाँ से 3 मार्क्स के लिए आपके पास आने वाला है, तो 3 मार्क्स के लिए क्या है, डिफरेंस बिटवीन इक्वालिटी एंड फ्रीडम, स्वतंत्रता और समानता में अंतर स्पष्ट करें। तो स्वतंत्रता और समानता दोनों अपने आप में क्या है, एक प्रतिरूप है, एक अवधारणाएं हैं, ठीक है। और इन दोनों क्या है, कॉन्सेप्ट्स है, और दोनों कॉन्सेप्ट्स को हमने समझना चाहिए। अब देखो कॉन्सेप्ट की जब भी हम बात करते हैं तो क्या है, स्वतंत्रता हम क्या थे, इंडिपेंडेंट थे, इक्वलिटी क्या है, समान, मतलब हम समान किस किस स्वरूप से आ सकते हैं, तो ये भी हम यहाँ पे क्या है बात जो है आपकी समझ जैसे करने वाली है, ठीक है। तो ये चीजें आपने यहाँ पे क्या है ध्यान रख लेना है। उसके बाद हम इक्वालिटी की जब भी हम बात करते हैं तो टाइप्स ऑफ इक्वालिटी, तो यहाँ पे भी लगभग हमारे पास सेम टाइप्स देखने को मिलेंगे। एक हमारे पास क्या होगा, नेचुरल इक्वालिटी, मतलब प्राकृतिक समानता। अब जैसे मैंने बात की थी कि अगर ईश्वर ने हमें जो है एक लंबा चौड़ा शरीर दिया और एक बहुत छोटा शरीर दिया, तो ये क्या है, प्रकृति के द्वारा हमारे साथ क्या किया है, समानता की गई है। हम प्रकृति को कोस नहीं दे सकते, क्योंकि प्रकृति के द्वारा जो भी हमें जो क्या है प्रतिरूप दिया गया, वो उसी प्रतिरूप को हमें क्या करना है, अपनाना है। क्योंकि 3 मार्क्स के लिए आपसे पूछ सकता है, तो इसमें आपने क्या है डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट लिखना होता है। सेकंड टाइप्स आपका क्या है, नागरिक समानता। नागरिक समानता क्या है, जो सिविल इक्वालिटी इसको हम बोलते हैं, मतलब नागरिकों के द्वारा दी जाती है। थर्ड आपके पास क्या आएगा, पॉलिटिकल इक्वालिटी। फोर्थ है सोशल इक्वालिटी। फिफ्थ है लीगल इक्वालिटी। और सिक्स्थ हमारे पास देखने को मिलेगी क्या, इकोनॉमिक इक्वालिटी। ठीक है, तो ये टाइप्स में यहाँ पे देखने को मिलता है। और जो आपका डिफरेंशिएशन बिटवीन इक्वालिटी एंड जो आपका क्या है लिबर्टी, तो ये भी हमने यहाँ पे देख लिया है। ठीक है, तो ये चीजें आपने यहाँ पे देख लेना है। ठीक है, इसके अलावा समानता को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, तो ये भी आपके पास मोस्ट रेलेवेंट क्वेश्चन है 3 मार्क्स के लिए, ये भी यहाँ से बन सकता है कि समानता को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो जिस प्रकार से सेम पॉइंट जैसे हम किसको गेन करते हैं, जैसे हम गेन करते हैं, अब इसमें भी हमारे पास सेम चीजें देखें, रूल ऑफ लॉ है, कानून का शासन है, समान अधिकार है, इक्वल राइट है ना, नो डिस्क्रिमिनेशन है, मतलब विभेदीकरण का ना होना। ठीक है, विशेषाधिकारों की समाप्ति है, एवोल्यूशन ऑफ स्पेशल राइट
एंड प्रिविलेजेस। तो इसके अंतर्गत हमें क्या है, जो आपकी क्या होती है समानता, उसको हम क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो ये छोटा चैप्टर है और यहाँ से 5 मार्क्स के लिए आपके पास क्या है, क्वेश्चंस आ रही है। नेक्स्ट जो हमारे पास चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर है सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस की अगर हम बात करते हैं, यहाँ से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट यू मीन बाय जस्टिस, व्हाट यू मीन बाय सोशल जस्टिस। ठीक है, तो जब भी हम बात करते हैं सामाजिक न्याय, तो एक समाज के अंतर्गत, एक समाज में जो आपकी क्या है, न्याय किया जाता है, जो एक व्यवस्था क्रिएट की जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, सोशल जस्टिस कहते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन यहाँ से आपका बनने वाला 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ रहा और एक एमसीक्यू आ रहा है। तो थर्ड क्वेश्चन आपने यहाँ पे ध्यान रखना, न्याय की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ जस्टिस या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जस्टिस। और मोस्ट रेलिवेंट जो आपके पास क्या होगा, न्याय का सर्वव्यापक आधारभूत तत्व, मतलब जो हमारे पास क्या होते हैं मेन टाइप से यूनिवर्सल जो आपका क्या होगा जस्टिस होगा, उसके लिए मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, कैसे हम एक न्याय के जो क्या है आधारभूत तत्व कौन कौन से होंगे, तो ये भी 3 मार्क्स के लिए आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना महत्वपूर्ण जो आपके तत्व होते हैं कौन कौन से हैं। पहला है सत्य, तो सत्य अपने आप में एक क्या है, न्याय का तत्व देखने को मिलता है। दूसरा क्या है, समान मान्यताएं, समान मान्यताएं मतलब यूनिफॉर्म वैल्यूज, यूनिफॉर्म वैल्यूज जो सभी के लिए क्या है, एक समान देखने को मिलती है। तीसरा हमारे पास क्या है, समानता का व्यवहार, ट्रीटमेंट ऑन द बेसिक ऑफ इक्वालिटी, है ना। फोर्थ आपका कौन सा आ जाएगा, लिबर्टी। फिफ्थ आपके पास कौन सा आ जाएगा, प्रकृति की अनिवार्यताओं के प्रति सम्मान। तो ये कुछ यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसके बाद हमारे पास जो मोस्ट रेलिवेंट क्वेश्चन है 3 मार्क्स के लिए आपका आ सकता है, तो इसमें आपने ध्यान रखना क्या चीज, जो आपके पास क्या आएंगे, टाइप्स ऑफ जस्टिस या काइंड्स ऑफ जस्टिस या डायमेंशंस ऑफ जस्टिस, मतलब जो आपके क्या हो गए, न्याय के प्रतिमान हो गए या फिर न्याय के प्रकार हो गए। तो इन सभी रूपों को भी यहाँ पे बताया गया और यहाँ पे आपकी बुक में जो है 9 प्रतिमान लगे हुए हैं। तो इसमें से कुछ ही प्रतिमान आपने यहाँ पे क्या है पढ़ लेने, कुछ ही स्वरूप को आपने यहाँ पे देख लेना है और उसको अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, जस्टिस। और लास्ट क्वेश्चन यहाँ से आपका बन सकता है वो डिफरेंस बिटवीन लिबर्टी एंड जस्टिस, न्याय और डिफरेंस बिटवीन इक्वालिटी एंड जस्टिस, समानता और न्याय में क्या फर्क है या क्या अंतर है, और स्वतंत्रता और न्याय में क्या अंतर है। तो ये दोनों क्वेश्चन पे आपने क्या है अच्छे से पढ़ लेना है, अच्छे से देख लेना है। नेक्स्ट है आपके पास चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखने को मिलता है राइट्स। राइट्स से जो आपका क्वेश्चन आ रहा है वो भी आपका क्या है 1 और 2 मार्क्स के लिए आ रहे, 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से आ रहे 2 मार्क्स के लिए और 1 क्वेश्चन यहाँ से आपका आ रहा है किसके लिए, 1 क्वेश्चन ऑफ राइट, अधिकार की परिभाषा। ठीक है, इससे क्या अभिप्राय। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है और मोस्ट रेलेवेंट क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके अलावा सेकंड जो आपका क्या है क्वेश्चन बनेगा वो क्या है, अधिकारों के आवश्यक लक्षण और विशेषताएं, मतलब एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ राइट। तो इसका ये भी आपका मोस्ट रेलेवेंट क्वेश्चन है और 2 मार्क्स के लिए ये भी आपका आ सकता है। और क्लासिफिकेशन ऑफ राइट्स, है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ राइट्स, अधिकारों का वर्गीकरण। तो अधिकारों का वर्गीकरण की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे को कितने 3 प्रकार के या 3 स्वरूपों में या 3 प्रकार का वर्गीकरण किया गया। प्राकृतिक अधिकार जो प्रकृति के द्वारा दिए गए, नैतिक अधिकार जो हमारे नैतिकता के द्वारा या सोसाइटी के अंदर मोरालिटी से हमारे अंदर आते हैं, और थर्ड आपका क्या है लीगल राइट। लीगल राइट हमारे को कौन से होते हैं, जो एक पर्टिकुलर स्टेट के द्वारा हमारे को दिए जाते हैं, पर्टिकुलर स्टेट के द्वारा हमको जो है सौंपे जाते हैं। तो इसमें आपने ध्यान रखना, एक आपका क्या कौन सा आ जाएगा सिविल राइट, सेकंड आपके पास क्या था पॉलिटिकल राइट, थर्ड आपका पास होता है इकोनॉमिक राइट, और ये किसके अंदर आता है लीगल राइट्स के अंदर, है ना। मतलब एक जो आपके पास क्या होती है कानून होता है, विधान होता है, वो आपको सामाजिक रूप से और जो वैधानिक रूप से जो है अलग अलग स्वरूप में क्या है समान लाने का कार्य करती है। ठीक है, तो ये भी आपने यहाँ पे क्या है ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट यहाँ से जो मोस्ट रेलेवेंट क्वेश्चन आपके लिए आ सकता है, आपसे पूछ सकता है कोई 2 राजनीतिक अधिकारों का वर्णन करें, है ना। मतलब यहाँ पे अगर हम इंग्लिश में इसकी बात करते हैं, राइट डाउन 2 पॉलिटिकल राइट्स। अब देखो 2 है यहाँ पे, 2 मार्क्स के लिए आ रहा तो 2 ही पूछेगा, है ना। या आपसे पूछ सकता है इकोनॉमिक, है ना, 2 इकोनॉमिक मतलब 2 राजनीतिक अधिकारों का वर्णन करें, 2 आर्थिक अधिकारों का वर्णन करें। तो ये कॉन्सेप्ट आपने अच्छे से देख लेना और इसको अच्छे से समझ लेना है। उसके बाद एक क्वेश्चन जो आपका मोस्ट रेलिवेंट है, इसको आपने देख लेना, लक्षण, अधिकारों के लक्षण, या फिर इसको हमने अभी बात की थी जो हमारे पास क्या आ जाता है
मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स की जब भी हम बात करते हैं तो ये आपने यहाँ पे क्या है ध्यान रख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास कौन सा देखने को मिलता है, नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास सिटीजनशिप। मतलब इसको अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे पास क्या है, नागरिकता। और यहाँ से जो हमारे पास क्वेश्चन आ रहे हैं वो 5 मार्क्स के लिए, 2 और 3 मार्क्स के लिए यहाँ पे से कंटिन्यू आपके पास क्या है क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये भी आपने यहाँ से क्या है ध्यान रखना। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाएगा डिफाइन सिटीजन। ठीक है, मतलब नागरिक की विशेषता या सॉरी नागरिक से आपका क्या अभिप्राय है। मतलब जो आपके पास क्या होता है नागरिक होता है, नागरिक कौन होता है और इसका क्या अर्थ है, तो ये यहाँ पे आपका क्या है बताया गया है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो नागरिक है तो ये किससे बना हुआ है, मतलब जो आपके पास क्या है सिविस। ठीक है, तो ध्यान रखना सिविस ये जो आपके क्या है लैटिन वर्ड है, सिविस और सिविटास है ना, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, सिविस और सिविटास है ना, नगर राज्य। और इनका मीनिंग क्या होता है, नगर राज्य। तो कुल मिलाकर हम बोल सकते हैं जो एक किसी नगर राज्य में रहने वाला व्यक्ति होता है उसको हम क्या बोलते हैं, नागरिक बोलते हैं। लेकिन जो उससे क्या अधिकार और कर्तव्य दिए जाते हैं, ड्यूटीज उसे सौंपी जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम कहते हैं क्या, नागरिकता। ठीक है, तो उसी कारण से वो क्या बनता है, एक नागरिक बनता है। तो ये चीजें आपने यहाँ पे ध्यान रखना है। तो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नागरिक का अर्थ स्पष्ट करें। ठीक है, नागरिक का अर्थ स्पष्ट करें, मीनिंग ऑफ सिटीजनशिप। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ से जो बनने वाला है, नागरिक तथा विदेशी में अंतर स्पष्ट करें। तो नागरिक का अर्थ है जो एक किसी सीमित राज्य के अंतर्गत आता है और सीमित राज्य के अंतर्गत रहता है, उसको हम क्या बोलेंगे, नागरिक। और जबकि एक जो किसी दूसरे देश या दूसरे राज्य का व्यक्ति होता है उसे हम क्या बोलते हैं, विदेशी कहते हैं। तो ये आपने ध्यान रखना। और इसमें क्या है, अधिकार और जो आपके क्या होते हैं स्वतंत्रताएं, वो भी अलग अलग प्रकार के देखने को मिलते हैं। और मोस्ट रेलिवेंट क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत बारी आपका आया भी है और आने के चांस भी है, तो ये आपने ध्यान रखना, नागरिकों के अधिकार। जब हम काइंड्स ऑफ सिटीजन की बात करते हैं तो 2 काइंड्स ऑफ सिटीजन देखने को मिलते हैं, 2 प्रकार के देखने को मिलते हैं। एक हमारे पास क्या होती है, जन्मजात, जो आपकी क्या होती है, नागरिकता। मतलब जहां पर हम जन्म ले रहे हैं वहां से जो हमारे को क्या मिलती है, नागरिकता मिल रही है, उसको बोलते हैं हम जन्मजात नागरिकता, जो हमारे पूर्वजों से हमें मिलती है। जैसे आपने देखा होगा एक सरनेम हमारा जो है पिछले कई दशकों से, पिछले कई पीढ़ियों से चला आ रहा है, तो उससे जो आपकी क्या होती है, मतलब उससे जो हमें नागरिकता मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं, जन्मजात नागरिकता बोलते हैं। दूसरा आपने क्या होता है, राज्य अधिकृत या राष्ट्रीयकृत, मतलब एक पर्टिकुलर स्टेट या एक पर्टिकुलर नेशन के द्वारा जो आपको क्या सिटीजनशिप दी जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, सिटीजनशिप के द्वारा दी गई नागरिकता, उसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे ध्यान रखना, 2 प्रकार के यहाँ पे क्या है, नागरिकता यहाँ पे जो बताई गई है। और इसके अलावा जो आपकी क्या होती है, नागरिकता होती है, इसको हम अलग अलग स्वरूपों में क्या है, ग्रहण भी कर सकते हैं। अब देखो नागरिकता हम किस किस प्रकार से ग्रहण कर सकते हैं, तो आपने ध्यान रखना, पहला आपका क्या होता है, रक्त संबंध। रक्त संबंध से क्या अभिप्राय है, जैसे आपने देखा होगा रक्त संबंध की जब भी हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपने देखा होगा कई बार क्या होता है कि पिता किसी दूसरे देश का होता है और माता किसी दूसरे देश की होती है, लेकिन उनकी जो एक क्या होती है, रक्त संबंध से जो एक नई संतान बनती है वो किसी तीसरे देश में ही क्या करती है, निवास करती है। तो उस संबंध में हमारे पास क्या होता है, जो आपका क्या होता है, रक्त संबंध, यानी कि जन्म जो आपका क्या होता है, तो ये आपने यहाँ पे ध्यान रखना, ब्लड रिलेशन। ठीक है, तो ये इससे होता है। दूसरा आपका क्या है, जन्म स्थान के आधार पर। जन्म स्थान के आधार पर अगर हम बात करते हैं तो जिस स्थान पे हमने क्या है, जन्म लिया हो, उससे हमें उसी स्थान की क्या नागरिकता मिल जाती है। दूसरा आपके पास क्या आता है, दोहरी नागरिकता। दोहरी नागरिकता हमें कैसे प्राप्त होती है, एक तो आपकी क्या है, रक्त संबंध से, और दूसरी हमारे पास क्या होती है, जो राज्य के द्वारा या उस क्षेत्र के द्वारा आपको क्या है, नागरिकता दी जाती है। तो ये भी आपने यहाँ पे क्या है, ध्यान रख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट आपने ध्यान रखना, तो ये 3 प्रकार से हम क्या करते हैं, नागरिकता को ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, जो प्राकृतिक रूप से हम मतलब बोल सकते हैं, जो बाय नेचर हम क्या है अडॉप्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हम नागरिकता क्या कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। तो कैसे कैसे ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका मोस्ट रेलेवेंट क्वेश्चन है और यहाँ से क्वेश्चन आपका 100% आने वाला है कि नागरिकता को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो फर्स्ट आपका क्या आएगा, मैरिज से, मतलब शादी से। आपने देखा होगा जो एक लड़की है जब वो एक
घर को छोड़कर दूसरे घर चली जाती है तो उसके जो पहले घर की नागरिकता वो क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, और दूसरे घर की नागरिकता वो क्या कर लेती है, प्राप्त कर लेती है। ठीक है, दूसरा आपका क्या है, गोद लेने से, एडॉप्टेशन। जैसा आपने देखा होगा बहुत सारे हमारे देश में या हमारे अन्य देशों में वैसे देखने को मिलते हैं जो किसी बच्चे को क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, और उससे क्या होता है, जो उसकी मूल नागरिकता वो समाप्त होकर जो दूसरी क्या कौन सी होती है, एडॉप्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके अलावा क्या है, संपत्ति खरीदकर, मतलब अगर हम संपत्ति खरीदते हैं किसी स्थान पे तो उससे भी हमारे को उस स्थान की नागरिकता क्या हो जाती है, प्राप्त हो जाती है। इसके अलावा क्या होगा, दीर्घ निवास, मतलब अगर हम किसी स्थान पर लंबे समय तक रह रहे हैं, लंबे समय तक निवास कर रहे हैं, तो उस संदर्भ में हमें उस स्थान की क्या नागरिकता या उस राज्य की नागरिकता भी हमें क्या है, मिल जाती है। इसके अलावा हमारे पास दूसरा क्या आएगा, जो आपकी क्या होती है, विजय द्वारा, अर्थात अगर किसी के द्वारा किसी भी क्षेत्र से हम किसी क्षेत्र को क्या कर लेते हैं, जीत लेते हैं किसी युद्ध में, किसी लड़ाई में, तो उस क्षेत्र में हमें स्वतः ही उस क्षेत्र की क्या है, नागरिकता जो हम क्या है, प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो हमने बात की नागरिकता को प्राप्त करने की, मेथड ऑफ अडॉप्ट सिटीजनशिप, ठीक है, लेकिन या क्लेम टू सिटीजनशिप। लेकिन अगर हमें नागरिकता समाप्त करनी है तो समाप्त किन किन कारणों से हमारी नागरिकता हो जाती है, तो ये आपने ध्यान रखना। समाप्त होने के जो महत्वपूर्ण कारण होते हैं वो क्या होता है, लंबे समय तक अनुपस्थिति। जैसे हम बात करते हैं कि अगर हम किसी समय किसी क्षेत्र में लंबे समय तक क्या कर रहे हैं, निवास कर रहे हैं, तो उस समय उस संदर्भ में क्या हो जाएगा, जिस स्थान के हम व्यक्ति हैं उस स्थान की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, और जिस स्थान पे हम निवास कर रहे हैं उस स्थान में क्या हो जाएगा, आपका एडॉप्ट हो जाएगी या उस स्थान की नागरिकता हमें मिल जाएगी। मीन्स हम बोलते हैं लॉन्ग एब्सेंस। लॉन्ग एब्सेंस में हमारे पास क्या है, नागरिकता खुद ब खुद क्या हो जाती है, कट जाती है। दूसरा क्या है, बाय मैरिज, है ना, विवाह के द्वारा। अब विवाह के द्वारा का अगर हम बात करते हैं तो इसमें मैंने बताया था कि जब जैसे एक जो आपकी लड़की होती है एक घर को छोड़कर दूसरे घर में चली जाती है, तो एक घर की नागरिकता संपन्न खत्म होकर के दूसरे घर की जो नागरिकता है वो क्या हो जाती है, संपन्न हो जाती है, मिल जाती है, प्राप्त हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा आपके पास हम बात कर रहे हैं किसके, विदेश में नौकरी, सरकारी नौकरी द्वारा। तो अगर हम गवर्नमेंट सर्विस कर रहे हैं अब्रॉड में, किसी विदेश में अपने देश को छोड़कर, तो वहां से भी हमें क्या है, नागरिकता जो प्राप्त हो जाती है, और वहां से भी हमारे पास क्या है, नागरिकता गेन करने के जो है चांस देखने को मिलते हैं। ठीक है, और प्रार्थना पत्र के द्वारा, और हम क्या है, बाय एप्लीकेशन, अगर हम बाय एप्लीकेट करते हैं, बाय एप्लीकेशन भी देते हैं, तो उस केस में हम अपनी सिटीजनशिप को क्या कर सकते हैं, त्याग सकते हैं, उसको छोड़ सकते हैं और दूसरे देश में जा सकते हैं। और इसके अलावा बाय एडॉप्टेशन, मतलब गोद लेने से। अब देखो गोद ले रहे तो हमेशा से क्या होता है कि जिस स्थान से वो बच्चा गोद लिया गया, जिस स्थान से उस व्यक्ति को गोद लिया गया, उस स्थान की नागरिकता उसकी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, और दूसरे स्थान की जो नागरिकता उसको क्या है, ग्रहण हो जाती है या फिर मिल जाती है। इसके अलावा क्या होती है, न्यायालय के निर्णय के द्वारा, टू डिसीजन जजमेंट बाय द कोर्ट या डिसीजन बाय द कोर्ट। तो अगर किसी कोर्ट या किसी आपके जो न्यायालय है उसने आपका कोई ऐसा डिसीजन लिया है, तो उस केस में भी आपकी जो क्या है, नागरिकता है उसको हम क्या कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, उसको हम नष्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास मोस्ट रेलेवेंट क्वेश्चंस थे चैप्टर नंबर, जो आपका कौन सा है, चैप्टर नंबर 6। उसके बाद हम चलते हैं चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 के हमारे पास मोस्ट रेलेवेंट चैप्टर है नेशनलिज्म। नेशनलिज्म की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से हमारे पास डायरेक्ट 5 मार्क्स के लिए आ रहा है, 2 क्वेश्चन हमारे पास आ रहे हैं 2 मार्क्स के लिए, और 1 क्वेश्चन आपका आ रहा है 1 मार्क्स के लिए, जो आपने यहाँ पे भी देखा होगा। ठीक है, तो ये भी आपने यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, ध्यान रख लेना है। ठीक है, अब देखो यहाँ से आपका मोस्ट रेलेवेंट क्वेश्चन जो देखने को मिलेगा, तो क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका डायरेक्ट आ जाएगा, व्हाट डू यू मीन बाय नेशन, मतलब राष्ट्र से आपका क्या अभिप्राय है, या राष्ट्र की परिभाषा को वर्णित करें। तो मतलब राष्ट्र या जो आपका नेशन है, तो इस अलग अलग चीजें। अब देखो जो नेशन है ये किससे बना है, नेटस शब्द से बना, और नेटस शब्द आपका कौन सा है, लैटिन वर्ड है। ठीक है, और नेशन नेतियों से बना हुआ है, और नेतियों का अर्थ होता है जन्म या फिर जातीय, बर्थ और रेस। मतलब राष्ट्र से क्या अभिप्राय, राष्ट्र से अभिप्राय जहां पर हम क्या कर रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, जहां से हम जन्म ले रहे हैं, और जिस स्थान पे हम जन्म ले रहे हैं वहां की जो हमारी क्या है, कास्ट, या उस रीजन को, उस
को रिफ्लेक्ट करना, और इसके अलावा हमारे पास क्या होती है, जो उस देश की रेस को हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा आपने देखा होगा, अगर पूरे होल वर्ल्ड की अगर हम बात करते हैं, तो जब भी हम कहीं भी अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इंडिया एक कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या है, रेस के रूप में हम यहाँ पे देखने को मिलते हैं, मतलब रंग के रूप में यहाँ पे देखने को मिलते हैं कि भारतीय है, सरनेम के अकॉर्डिंग, है ना। तो हम कह सकते हैं जो आपका क्या है, व्हाट डू मीन बाय नेशन या राष्ट्र से आपका क्या अभिप्राय है, मतलब एक किसी निश्चित क्षेत्र के अंतर्गत जो हम क्या करते हैं, स्थान करते हैं, और उस क्षेत्र की जो क्या है राष्ट्रीयता, उस क्षेत्र की राज्यता को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नेशन या फिर नेशनलिज्म कहते हैं। और यहाँ पे आपने अलग अलग जो आपकी क्या डेफिनेशंस देख लेना, तो एक राइटर की डेफिनेशन देख लेना। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, नेशनलिज्म मतलब राष्ट्रवाद। अब देखो, अभी तक क्या था, जो हमारे पास क्या था, नेशन था, नेशन के अंदर या नेशन का जो रिप्रेजेंटेशन है उसको हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन अब उसमें क्या है, उन सभी कंपोनेंट्स की हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, जो एक प्रॉपर्ली क्या बनाता है, नेशन बनाता है। तो आपने ध्यान रखना, एक जो राष्ट्र होता है, एक जो नेशन होता है, उसके पर्टिकुलर 4 कंपोनेंट्स होते हैं। 4 कंपोनेंट कौन कौन से देखने को मिलेंगे, फर्स्ट आपके पास होता है पॉपुलेशन, सेकंड आपके पास होता है जियोग्राफिकल लोकेशन या फिर जियोग्राफिकल एरिया, थर्ड हमारे पास होता है गवर्नमेंट, फोर्थ हमारे पास क्या होती है, सॉवरेनिटी होती है। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर जो नेशन होता है उसको 4 कंपोनेंट्स होते हैं, और ये इन 4 कंपोनेंट्स के जब हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, तो उसको ही हम क्या कहते हैं, नेशनलिज्म कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। ठीक है, अब आपने नेक्स्ट जो मोस्ट रेलेवेंट क्वेश्चन है यहाँ से आपका 2 मार्क्स के लिए बनने वाला है, राष्ट्रवाद की 2 विशेषताओं का वर्णन करें या 3 विशेषताओं का वर्णन करें। तो इसमें क्या आएगा कि राष्ट्रवाद से क्या अभिप्राय है, राष्ट्रवाद की कितनी विशेषताएं। तो आपने ध्यान रखना, एक तो आपका क्या होता है, अपनापन होता है, मतलब आपने देखा होगा, ये तो एक नेशनल लेवल की बात की जाती है, लेकिन जब आप एक अपने क्षेत्र से अपने गांव को छोड़कर किसी दूसरे गांव में चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको क्या है, अपनापन विरल लगता है, अपनेपन की दूरी लगती है। तो इस कारण से क्या है, जो आपका अपनापन है वो क्या हो जाता है, छूट जाता है, और जब आप वापस अपने गांव या अपने घर आते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं वो अपनापन या जो आपकी बिलोंगिंगनेस होती है वो कहीं ना कहीं आपको फील होती है। ठीक है, दूसरा आपने ध्यान रखना, जातीय श्रेष्ठता, है ना, रेसिकल जो आपकी क्या होती है, सुपेरियरिटी, है ना, या फिर राष्ट्र प्रेम, लव एंड नेशन भी इसमें क्या है, इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये कुछ मेन फीचर्स है जो आपने यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे आपने पढ़ के आना है। बाकी आपकी सेम चीजें यहाँ पे आ गई है, राष्ट्रवाद या राष्ट्र के निर्माण के 4 तत्व। ठीक है, एलिमेंट्स, है ना, एलिमेंट्स कौन कौन से या डिटर्मिनेंट्स कौन कौन से हैं, तो ध्यान रखना। अब अगर आपने एक राष्ट्र बनाना है, एक राज्य बनाना, तो उसके लिए क्या क्या महत्वपूर्ण आपके पास डायमेंशन होने चाहिए, डिटर्मिनेंट्स होने चाहिए। तो पहला आपके पास क्या आएगा, कॉमन रेस, समान जातीयता, है ना। एक राष्ट्र किससे बनता है, जहां पर समान जाति के लोग रहते हो, जहां पर समान जो आपके क्या सोच के लोग रहते हो, है ना। दूसरा आपने यहाँ पे ध्यान रखना है, भाषा की एकता। तो आपने देखा होगा, इंडिया की अगर हम बात करें, तो इंडिया में जो फर्स्ट टाइम स्टेट फॉर्मेशन किस बेस पे की गई है, लिंग्विस्टिक बेस पे की गई है, मतलब समान जो आपकी क्या भाषा बोलने वाले लोग होने चाहिए। भौगोलिक एकता, जियोग्राफिकली यूनिटी। अब जियोग्राफिकली यूनिटी की जब हम बात करते हैं, तो हमारे पास क्या होनी चाहिए, भौगोलिक एकता होनी चाहिए, और भौगोलिक एकता के रूप में भी हम इसको क्या है, कहीं आगे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके क्या होनी चाहिए, धर्म की एकता। तो बहुत सारी इसके पास जो है कंपोनेंट्स होते हैं, बहुत सारी जो चीजें वो होती है जो कहीं ना कहीं एक नेशन या नेशनलिज्म की क्या करती है, फॉर्मेशन करती है। तो ये चीजें आपने यहाँ पे क्या है, ध्यान रख लेना। नेक्स्ट मोस्ट रेलेवेंट क्वेश्चन जो आपका यहाँ से बनने वाला क्या है, डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड नेशन, मतलब राज्य और राष्ट्र में क्या अभी फर्क है। तो ये भी आपने यहाँ से थोड़ा सा देख लेना है, क्योंकि ये दोनों जो आपके पास क्या है, 2 मार्क्स के लिए या 3 मार्क्स के लिए आपकी क्या है, डेफिनेशन या क्वेश्चन पे आपका ये आ सकता है। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे ध्यान रखना है। और नेक्स्ट मोस्ट रेलेवेंट क्वेश्चन जो आपके लिए यहाँ से आने वाला है, सेल्फ डिटर्मिनेशन। व्हाट यू मीन बाय सेल्फ डिटर्मिनेशन, आत्मनिर्णय का सिद्धांत क्या है। ठीक है, या आत्मनिर्णय का जो क्या है सिद्धांत, तो क्या है, थ्योरी ऑफ वन नेशन वन स्टेट। तो ये क्या है, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। थ्योरी ऑफ वन नेशन वन, जो आप जब भी हम बात करते हैं वन नेशन वन स्टेट की या वन कंपोनेंट की, तो ये इसमें आपको क्या होता है, हमेशा से एक राष्ट्र को सर्वोच्चता दी जाती है, और उसके अंतर्गत ही हमारे पास सारे राज्य जो है वो आते हैं। तो ये भी आपने यहाँ पे क्या है, ध्यान रखना। मोस्ट रेलेवेंट क्वेश्चन है यहाँ से जो आपके बनने वाले हैं। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट चैप्टर है, लास्ट चैप्टर से हम अगर बात करें, चैप्टर नंबर
8। तो चैप्टर नंबर 8 से हमारे पास 6 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। एक आपका एमसीक्यू आ रहा है और एक आपका 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ रहा है। चैप्टर का नाम हमारे पास क्या सा है, सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म की जब भी हम बात करें तो मोस्ट रेलेवेंट चैप्टर है, और यहाँ से आपने ध्यान रखना 6 मार्क्स के लिए जो आपका 5 मार्क्स के लिए सॉरी जो 5 मार्क्स के लिए आपके पास क्या आ रहा है, सेकुलरिज्म से क्वेश्चन आ रहा है। तो फर्स्ट क्या है, धर्मनिरपेक्ष राज्य की विशेषताएं, है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सेकुलर स्टेट। तो सेकुलर स्टेट की क्या क्या विशेषताएं, क्या क्या फीचर्स देखने को मिलती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपकी फीचर है, ध्यान रखना आपने, सभी धर्मों का समान आदर, इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स। तो एक राष्ट्र के अंदर जब हम सेकुलर स्टेट की बात करें तो वहां पर क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रिलीजन्स देखने को मिलेंगे, अलग अलग धर्म देखने को मिलेंगे, लेकिन सभी धर्मों को क्या है, एक समान अधिकार होगा। हम सभी का क्या करेंगे, एक समान आदर करेंगे। दूसरा हमारे पास क्या आएगा, कोई राज्य धर्म नहीं, नो स्टेट रिलीजन, मतलब राष्ट्र का या राज्य का कोई भी एक धर्म नहीं होगा, उसके लिए सभी धर्म क्या है, एक समान होंगे। और राष्ट्र या जो आपका राज्य होगा वो हमेशा से किसी भी धर्म का कोई भी आपका क्या फंक्शन होता है, कोई भी स्वरूप देखने को मिलता है तो उसमें वो क्या है, प्रतिभाग लेता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट, सभी को समान स्वतंत्रता का अधिकार होगा, सभी को समान स्वतंत्रता का अधिकार होगा, इक्वल राइट टू फ्रीडम ऑफ द रिलीजन फॉर ऑल, ठीक है। तो सभी के लिए समान धर्म, मतलब सभी, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म में जा सकता है, किसी भी धर्म में वो अपनी प्रतिभागिता को प्रदर्शित कर सकता है। इसके अलावा क्या है, धार्मिक अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा, प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज। तो जितने भी हमारे पास रिलीजियस माइनॉरिटीज होती है उनको क्या है, प्रोटेक्शन यहाँ पे क्या है, प्रोवाइड करवाई जाती है। तो ये आपने यहाँ पे क्या है, ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट आपने यहाँ पे ध्यान रखना है, नेक्स्ट आपका क्या आएगा, धार्मिक भेदभाव का ना होना, नो रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, मतलब कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म के फंक्शन में जा रहा, किसी भी धर्म के मतलब व्यवहार में अगर वो जा रहा है तो उस पर किसी भी तरह का क्या है, डिस्क्रिमिनेशन जो है वो नहीं किया जाएगा। तो इस प्रकार के ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट मोस्ट रेलेवेंट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाई डू वी नीड सेकुलर स्टेट इन मॉडर्न टाइम, आधुनिक काल में हमें धर्मनिरपेक्ष राज्यों की आवश्यकता क्यों है। व्हाई डू वी नीड सेकुलर स्टेट इन मॉडर्न टाइम, कि मॉडर्न टाइम में हमारे को सेकुलर स्टेट की बहुत ज्यादा नीड क्यों बढ़ती जा रही है। क्योंकि अगर हम बात करते हैं जो हमारे पास थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, फोर्थ वर्ल्ड कंट्री है, तो वहां पे हमारे पास कहीं ना कहीं क्या है, सेकुलर स्टेट का कॉन्सेप्ट देखने को मिल रहा है, और सेकुलर स्टेट जो है कहीं ना कहीं क्या है, इंक्रीज होते जा रहा है। तो ये स्वरूप हमें क्यों देखने को मिलता है, तो इसमें आपने ध्यान रखना, जो पॉइंट नंबर 1 क्या है आपके पास, बहुधर्मी देशों की आवश्यकता। अब देखो हमारे को क्या चाहिए, पूरे वर्ल्ड में, इंडिया के साथ साथ अगर हम बात करते हैं अदर वर्ल्ड की, तो यहाँ पे हमारे पास क्या देखने को मिलता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में, अलग अलग टाइप्स में, अलग अलग स्वरूप में हमें क्या देखने को मिलता है कि डाइवर्सिटी होनी चाहिए। तो सभी धर्मों का क्या करना है, उत्थान करना है, सभी धर्मों को विकसित करना है। इसलिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, जो आपकी क्या होती है, धर्मनिरपेक्षता होती है। सेकंड आपने ध्यान रखना, विकास के लिए सहायक, हेल्पफुल इन डेवलपमेंट। हेल्पफुल इन डेवलपमेंट की जब भी हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, जो हमारे पास क्या होती है, डेवलपमेंट है, विकास होता है, विकास के लिए भी ये सहायक होता है सेकुलर स्टेट। क्यों, क्योंकि इस केस में हम देखते हैं कि एक रिलीजन को एजेंडा ना बना करके आपका क्या होगा, पर्टिकुलर जो आपकी रीजनलिटी हो गई, ज्योग्राफिकल जो आपकी मतलब क्या होगी, बाउंड्री होगी, उसको हम क्या करते हैं, आगे कंटिन्यू प्रोड्यूस करते हैं, और कंटिन्यू उसमें क्या है, अलग अलग लिमिट्स देखने को मिलती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए, मतलब जितने भी टू प्रोटेक्ट माइनॉरिटीज, जितने भी हमारे पास माइनॉरिटीज होते हैं उनको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। तो प्रोटेक्ट आप किस बेस पे कर सकते हैं, जब आपके पास क्या होगी, जो आपकी क्या है, सेकुलरिज्म होगा, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे क्या है, ध्यान रखना है। बहुसंख्यकों पर प्रतिबंध, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन ऑन मेजॉरिटीज, तो ये कहीं ना कहीं जो हमारे पास बहुसंख्यक होते हैं उन पर भी क्या है, लगाता है, कंट्रोल करता है, उस पर भी प्रतिबंध लगाता है। राष्ट्रीय एकता के लिए लाभदायक, तो यूजफुल फॉर नेशनल यूनिटी, तो जो आपके क्या है, राष्ट्र की एकता को बनाए रखने के लिए, उसके लिए भी ये क्या है, यूजफुल देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट आपने इसमें ध्यान रखना, लोकतंत्र के लिए आवश्यक, तो जो हेल्पफुल फॉर डेमोक्रेसी, तो जो हमारे पास क्या होता है, डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट होता है, उसके लिए ये हेल्पफुल देखने को मिलता है। ये चीजें हमें क्या है, कहीं ना कहीं, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमारे क्या है, एक आधुनिक समय में धर्मनिरपेक्ष राज्यों की आवश्यकताओं को बढ़ाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो मोस्ट रेलेवेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपके जो आपका क्या है, एनुअल एग्जाम है उसमें भी छप चुका है, 101% 5 मार्क्स के लिए ये है, क्या धर्मनिरपेक्षता
भारत के लिए उपयुक्त है। तो इसको आपने रट लेना है क्योंकि यह क्वेश्चन आपके एनुअल एग्जाम में छप चुका है, 100% बता रहा हूं। तो ये बता रहा है कि क्या भारत के लिए धर्मनिरपेक्षता महत्वपूर्ण है। तो सबसे मोस्ट रेलिवेंट आपने इसमें ध्यान रखना है जो आपका क्या होता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन आता है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास कब आता है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। और वहां पर हमारे पास क्या देखने को मिलता है, वहां पर जो है हम जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है इसको हम भारतीय संविधान की जो क्या होती है प्रस्तावना है उसमें हम ऐड कर देते हैं, उसमें हम जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना, फर्स्ट कॉन्सेप्ट। दूसरा आपने ध्यान रखना इसमें क्या है, स्वतंत्रता आंदोलन की धरोहर। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया के अगर आपने देखा होगा तो भारत को जब आजादी मिली है या जब इसको आजाद दिलाने करने में अलग अलग राष्ट्रों ने अपने अपने क्या है आंदोलन चलाए, अलग अलग धर्म के लोगों ने अलग अलग स्वरूप में क्या चलाए हैं, आंदोलन चलाए। तो सभी के द्वारा ये क्या है, भारत के लिए सही भी देखने को मिलता है। दो राष्ट्र के सिद्धांत का विरोध, अपोज टू नेशन थ्योरी। अपोज टू नेशन थ्योरी की जब भी हम बात करते हैं तो ये कहीं ना कहीं क्या है, धर्म राज्य पर बल देता था और धर्म राज्य के बल को रोकने के लिए यहाँ पर क्या है, दो राष्ट्र का जो सिद्धांत था उसको भी क्या है रोकने की कोशिश करता। लेकिन यह 14 अगस्त 1947 को टू नेशन जो थ्योरी है ये आपकी फुलफिल हो जाती है और ये कहीं ना कहीं इसमें क्या है बैकड्रॉस देखने को मिलते हैं। बहुधर्मी राज्य, बहुधर्मी राज्य की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो है आपके मल्टी रिलीजन स्टेट, यहाँ पर क्या है बहुत सारे धर्मों के लोग निवास करते हैं और बहुत सारे धर्मों के जो व्यक्ति है उनके लिए उपयुक्त देखने को मिलता है। हिंदू बहुमत, हिंदू मेजोरिटी थी, इस वजह से ये देखने को मिलता है। अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए, टू सेफगार्ड इन द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, टू सेफगार्ड इन द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपका क्या है, इंडियन जो आपका क्या है इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन जो आपका क्या है स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। यहाँ पर क्या है सेकुलर स्टेट यहाँ पे देखने को मिलती है। तो ये कुछ मोस्ट रेलेवेंट क्वेश्चन थे जो मार्क्स वाइज डिस्ट्रीब्यूट किए हमने। 40 मार्क्स का आपका ये एग्जाम आ रहा है और जो आपका पार्ट नंबर 2 है और 40 मार्क्स का आपका पार्ट नंबर 1 आ रहा है। तो इसको हमने अच्छे से डिस्क्राइब किया, अच्छे से हमने समझा कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर से आ रहा है, कितने मार्क्स के लिए आ रहा है। तो आप सभी जितने भी स्टूडेंट्स अभी वीडियो देख रहे हैं आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ में जो क्वेश्चन जो आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूटेशन के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे बताया, इन्हीं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूटेशन के अकॉर्डिंग ही आपके पास क्या है क्वेश्चन आ रहे हैं और इसको आपने अच्छे से सॉल्व करना, अच्छे से आगे लिखना है ताकि आपके अच्छे नंबर सिर्फ आप पास ही ना हो करके अच्छे नंबर भी गेन कर सके। इसी के साथ थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।